बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं दोबारा यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ आपकी खिदमत में। मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे वीडियो बना नहीं पा रहा था, मेरी कुछ मसरूफियात थी फैमिली की, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ। मगर आप लोगों की जो सवालात थे और मेरे कुछ जो जानने वाले फैमिली फ्रेंड्स यहाँ पर मौजूद हैं तुर्की के अंदर, वो मेरे इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो मुझे बहुत ज़्यादा पुशअप कर रहे थे कि भाई तुम वीडियो बनाओ, क्योंकि तुम्हारी जो वीडियो होती है उसको देख के हमें जो तुर्की के अंदर मौजूदा हालात के अंदर जो सूरत हाल चल रही होती है उस पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पर तुर्की के अंदर रूल्स रेगुलेशन जो है वो डे बाई डे चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जो भी फॉरेनर्स यहाँ पर रहते हैं तो तुर्की के कानून थोड़े डिफरेंट है। यहाँ पर ईयरली चेंज नहीं होते, यहाँ मंथली और वीकली बेसिस पे यहाँ पे तुर्की के कानून चेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से मुझे जितने भी लोग थे जानने वाले और प्लस जो मेरे क्लाइंट्स जिनकी क्वायरीज मेरे पास आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं यहाँ पर उनको जो उनके सवालात होते हैं, बेसिक सवालात जो होते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, जो एक कॉमन सवाल मैं देखता हूँ कि लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर या व्हाट्सएप के जो ग्रुप बने हुए हैं या फिर जो लोग मुझसे सवाल कर रहे होते हैं बेसिक सवाल, उस पर एटलीस्ट मैं एक वीडियो बनाकर उनको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे सकूँ ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो और वो यहाँ पर जो नए कानून तुर्की के आते हैं जो मौजूद होते हैं इस वक्त, उस पर उनके लिए आसानियां पैदा हों। अब चलते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। जो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं उसका जो मेन टॉपिक है वो टीआरसी से रिलेटेड ही है, क्योंकि तुर्की में पिछले एक साल के अंदर बहुत ज़्यादा कानून जो है वो चेंज हुए हैं और अभी भी तुर्की में इलेक्शन होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है वो रूल्स रेगुलेशन में जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो बहुत ज़्यादा हाई कर दी गई हैं। अगर आप मेरी लास्ट ईयर की वीडियो उठाकर देखें तो उस पर जो मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो मैंने एसएन नोट के हवाले से बनाई थी कि जो लोग नए यहाँ पर आ रहे हैं वो जो एरिया बंद कर दिए गए हैं, खासतौर पर उस वक्त एक साल पहले एसएन और फातेह डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हाई हो चुकी थी कि वहाँ पर मैं लोगों को ये कह रहा था कि लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर छोटी इन्वेस्ट करते हैं टीआरसी के पर्पस के लिए तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर ये एरिया जो है वो डेंजर जोन में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन वो फॉरेनर्स की बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसमें जो है वो उनको टीआरसी मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। और पिछले एक साल में मेरे पास काफ़ी सारी इंक्वायरीज भी आई हैं इस तरह की कि लोगों ने एसएन में प्रॉपर्टी परचेज करी है, किसी ने छोटी अमाउंट की करी है और कुछ लोगों ने $75,000 प्लस की प्रॉपर्टियां भी यहाँ परचेज करी हैं एसएन के अंदर, और वो इलाके रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में आते नहीं थे, मगर उसके बाद भी उनका टीआरसी जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो मैंने एक साल पहले वीडियो पे क्लियरली बोला था कि जो भी नए लोग तुर्की आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, तो बेहतर है कि वो एसएन और फातेह के अलावा जो बाकी की डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें अपनी, ताकि वो सेफ रहें। बाकी अभी जो तुर्की के लास्ट जो कानून आया था उसमें इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को 2 से भी 10 डिस्ट्रिक्ट कर दी। उसकी लिस्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ साथ, कि 10 इलाके ऐसे हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट तुर्की के ऐसे हैं जहाँ पर अभी टीआरसी इन्होंने बंद कर दिए। तो जब ये 10 इलाके उन्होंने बंद कर दिए हैं तो बेहतर है कि इस पे इन एरियाज के अंदर ना प्रॉपर्टी लेकर भी रिस्क ना लिया जाए, क्योंकि तुर्की के अंदर इस्तांबुल के अंदर जो है वो 39 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। तो बेहतर है कि अगर 10 डिस्ट्रिक्ट बंद कर दिए तो 29 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों के लिए खुले में, तो आप कोशिश करें कि जो 29 डिस्ट्रिक्ट खुले में वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। और जिस मकसद के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए, कुछ लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो यहाँ पे आके अपना टीआरसी बनवाना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, तो उस हिसाब से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ और सिक्योर करने की कोशिश करें। अच्छा, मैं अपनी इस नई वीडियो का सिलसिला अपनी पुरानी जो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी एसएन में प्रॉपर्टी के हवाले से, कि जो नए लोग तुर्की में आना चाह रहे हैं, मूव होना चाह रहे हैं, वो एसएन में नई इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि एसएन और फातेह 2 डिस्ट्रिक्ट जो तुर्की के इस्तांबुल के जो डिस्ट्रिक्ट थे उस पर इमिग्रेशन की बहुत ज़्यादा नज़र थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो चुके थे और उस पर आप सिटीजनशिप की इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो वो तो एक्सेप्टेबल थी, मगर अगर आप टीआरसी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें लोगों को टीआरसी जो है वो देने के चांसेस कम थे। और मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया भी था लोगों को, मगर अभी पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो नए लोग आए उसमें कुछ लोगों ने एसएन में और फातेह में इन्वेस्टमेंट करी और अपना टीआरसी भी अप्लाई किया। उनकी बाद में टीआरसी रिजेक्ट भी हो गई, प्रॉपर्टी बेस के ऊपर भी उनकी प्रॉपर्टी की जो अमाउंट थी वो $75,000 से अबव थी। जो नया कानून तुर्की का आया है कि आप मिनिमम $75,000 की प्रॉपर्टी अगर इस्तांबुल के अंदर परचेज करेंगे तो ही आपका और आपकी फैमिली का टीआरसी बनेगा। मगर जैसा लास्ट वीडियो मैंने बताया था तो काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी आई कि उन लोगों ने प्रॉपर्टी वहाँ पर ख़रीद ली और उनको उस लोगों ने गलत गाइड करा, और बकौल उनके कि उन्होंने इमिग्रेशन भी कॉल करी, उन्होंने भी कहा कि बन जाएगी, क्योंकि ऐसे नहीं के कुछ मोहल्ले उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाले थे और कुछ मोहल्ले खुले हुए थे। मगर मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को वाज़े तौर पे कहा था कि बेहतर यही है कि आप एसएन डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्टमेंट करें ही ना,
क्योंकि उसमें अब रिस्की हो चुका है मामला। अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि इस्तांबुल के अंदर टोटल 39 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें 25 डिस्ट्रिक्ट जो है वो यूरोपियन साइड पर हैं और 14 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपके एशियन साइड पर हैं। अब 39 में से आप 10 डिस्ट्रिक्ट जो आज के मौजूदा जो कानून है उसके हिसाब से आप 10 डिस्ट्रिक्ट को तो आप माइनस कर दें, क्योंकि इमिग्रेशन ने कुछ मोहल्ले वाजे किए हैं उन 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मगर बेहतर है कि उन 10 डिस्ट्रिक्ट से आप दूर रहें अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप टीआरसी लेना चाह रहे हैं। तो अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करके उसको रेंट आउट करना चाहते हैं, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप उसको बाय कर रहे हैं कि इसकी प्राइस बढ़ेंगी तो मैं इसको आगे सेल आउट कर दूंगा, तो फिर तो आप कर लें। मगर आपका स्पेसिफिक मकसद उसको उस मकान में खुद रहना है और अपनी फैमिली का टीआरसी अप्लाई करना है, तो बेहतर ये है कि आप वो 39 में से 10 डिस्ट्रिक्ट को माइनस करके जो 29 डिस्ट्रिक्ट रह गए इस्तांबुल के अंदर वहां पर प्रॉपर्टी परचेज करें। अगर आप इस्तांबुल में सेटल होना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ टीआरसी हासिल करना चाहते हैं अपना और अपनी फैमिली का। अब लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा ये आ रहे हैं कि हमारे पास अगर 75,000 यूएसडी डॉलर की इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारा इतना बजट नहीं है, तो हम तुर्की में टीआरसी कैसे बनवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर, और हो सका तो मैं आपको वीडियो में भी शेयर कर दूंगा। मुझे ढूंढना पड़ेगी कि वो मेरे पास है लिस्ट या नहीं है। तो उसमें यह कि तुर्की के अंदर जो सिटीज़ हैं वो टोटल 81 प्रोविंस हैं तुर्की के अंदर। तो 81 प्रोविंस में जो बड़े प्रोविंस हैं, जो बड़े सिटीज़ हैं, उधर उन सिटीज़ के अंदर 75,000 यूएसडी डॉलर की इन्वेस्टमेंट की शर्त है टीआरसी के लिए, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आना चाह रहे हैं, जो नए लोग इधर आना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से हैं। और जो छोटे सिटीज़ हैं उसके अंदर 50,000 यूएसडी डॉलर की इन्वेस्टमेंट की शर्त है। तो वो लिस्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, बहुत से लोग सवाल ये कर रहे हैं अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और हम टूरिस्ट इकामा जैसे पहले बन जाता था इजीली, हम उसी तरह बनवाना चाहते हैं, तो उसका सिंपल जवाब ये कि वो नहीं बन सकता। ठीक है, हाँ, फर्स्ट टाइम वालों का टीआरसी बन सकता है, सिर्फ उन लोगों का। लेट सपोज अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट है और वो अपनी वालदा को बुलाना चाह रहा है, या मिसाल के तौर पर कोई बंदा इधर रहता है वो अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाना चाह रहा है, तो उसकी बेस पे वो अपनी वालदैन का, पेरेंट्स का सिर्फ टीआरसी अप्लाई कर सकता है, या फिर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट है और वो अपनी वाइफ को यहाँ बुलाना चाह रहा है कि मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ, तो उसकी सपोर्ट पर यूजुअली चांसेस होते हैं ज़्यादातर कि ऑलरेडी उनका फैमिली का एक बंदा इधर मौजूद है और टीआरसी पे यहाँ पर रह रहा है। तो इसमें भी बहन भाइयों का बनने के चांसेस बहुत कम है। प्रैक्टिकली मैंने खुद भी अप्लाई किए हैं कुछ लोगों के कामत, जिनके मैंने पेरेंट्स को और मतलब मदर को, फादर को, वाइफ का टीआरसी मैंने अप्लाई किया उनकी बेस पर, फर्स्ट टाइम फ्रेश एप्लीकेंट पर, टूरिस्ट इकामत पर ही, तो उनको मिल गया। बट उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थोड़ी सी डिफरेंट है, प्रॉपर फाइल बनानी पड़ती है। तो वो अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो उम्मीद है कि आप लोगों को टीआरसी मिल जाएगा। मगर फाइनल डिसीजन जो होता है वो इमिग्रेशन वालों का ही होता है, उनके मूड पर ही होता है कि वो आपको टीआरसी देंगे या नहीं देंगे। अब बात करते हैं जिन लोगों के पास ऑलरेडी यहाँ पर टीआरसी मौजूद है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की है या वो टूरिस्ट इकामत पर यहाँ पर रह रहे हैं या वो स्टूडेंट हैं, उनके पास ऑलरेडी टीआरसी यहाँ पर मौजूद है और वो अपनी टीआरसी रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो उनका टीआरसी रिन्यू होगा या नहीं होगा। तो उसका जवाब है यस, कि वो बिल्कुल हो रहा है। अभी इन्होंने फर्स्ट टाइम वालों के लिए रिस्ट्रिक्शन हाई की हैं कि 75,000 यूएसडी डॉलर की इन्वेस्टमेंट वाली जो शर्त है वो फर्स्ट टाइम वालों के लिए है। रिन्यूअल वालों के लिए ये कोई इस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे, चाहे वो आप किराए पर रहते हो इधर या आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो या आप स्टूडेंट हो। तो यूजुअली मैंने नहीं देखा कि कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हो। हाँ, इनमें एक लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और मैंने सुना है कि रिन्यूअल के कुछ केसेस लोगों के रिजेक्ट भी हुए हैं। उसकी मेन वजह जो है वो उनका एड्रेस रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर लोग ऐसे भी हैं जो रिस्ट्रिक्शन वाले इलाकों के अंदर रहते हैं और वहाँ पर उनका नफूज नहीं हो पाता, तो वो किसी वजूहत की वजह से कोई फेक नफूज बनवाते हैं, और फेक नफूज पे अगर पुलिस वहाँ पर जाके वेरीफाई करती है उनका एड्रेस और वो वहाँ पर नहीं होते, तो इमिग्रेशन को पता चल जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 साल पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर तुर्की के अंदर जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है फॉरेनर्स की, तो ये लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पा रहे कि हमारी कंट्रीज़ के अंदर, हमारी सिटीज़ के अंदर, हमारे मोहल्लों के अंदर कितना फॉरेनर कहाँ पर रहता है। तो अकाउंट अपना एड्रेस रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं हर बंदा, और कोशिश करें कि जेन्युइन काम करें, जेन्युइन एड्रेस लगाएं। जिस घर में आप रहते हैं वहीं का कॉन्ट्रैक्ट लगाएं, वहीं का नफूस लगाएं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फेक होंगे और इन्होंने उसको वेरीफाई कर लिया तो उसकी वजह से आपकी कीमत रिजेक्ट हो सकती है। मगर यूजुअली रिन्यूअल के जिनके केस ओरिजिनल हैं उनके ये लोग केस रिजेक्ट नहीं कर रहे।
और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम रिन्यूअल के लिए क्या 2 साल की टीआरसी अप्लाई कर सकते। तो अगरचा आप टूरिस्ट इकामत पर यहाँ मौजूद हैं, आपकी यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो बेहतर है कि अभी जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर आप 1 साल का टीआरसी ही अप्लाई करें, क्योंकि बहुत कम चांस है कि आपको 2 साल का टीआरसी दें। 2 साल का टीआरसी ये लोग सिर्फ ज़्यादातर उन लोगों को देते हैं, ज़्यादातर जो मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनको अगर उनका 4 साल का कोर्स है सपोज करें और उनके 3 साल बाकी हैं या 2 साल बाकी हैं, तो यूजुअली हमने देखा कि उनको 2 साल की टीआरसी मिल जाती है। या फिर 2 साल की टीआरसी ज़्यादातर ये उन लोगों को दे रहे हैं जिनकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पुरानी है तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू $75,000 की हो, या जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पुरानी है तो उनके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि जो इलाके ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बंद कर दिए, तो वो वहाँ से टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते। लेट सपोज मैं खुद भी एसएन रोड में रहता हूँ, मैं 4 साल से इधर रह रहा हूँ, तो मैं 4 साल से अपनी टीआरसी यहीं से रिन्यू करवा रहा हूँ। ना ही मेरे ऊपर $75,000 की का कानून लगता है और ना ही मेरे ऊपर एसएन से टीआरसी अप्लाई करने पर कोई कानून लागू होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर पुराना रह रहा हूँ और एक ही एड्रेस पे रह रहा हूँ। तो जो भी लोग पुराने एक ही एड्रेस पे रह रहे हैं, उनका टीआरसी पहले भी उसी एड्रेस पर बना हुआ है, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही इसके अंदर। 2 साल का टीआरसी बेहतर है कि जिनकी अपनी प्रॉपर्टी है वो रिस्क ले लें, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो है वो इमिग्रेशन का ही होता है कि वो 2 साल की टीआरसी देंगे या नहीं देंगे। यूजुअली अभी लास्ट टाइम मैंने एक फैमिली का टीआरसी अप्लाई किया था, तो उनकी फैमिली के अंदर टोटल 5 बंदे थे। मैंने 2 साल का केस बनाया था क्योंकि वो भी एसएन रोड में ही रहते थे और उनका लास्ट टीआरसी एसएन रोड से ही बना हुआ था, प्रॉपर्टी बेस पर ही बना हुआ था। तो अब उनकी जो 5 फैमिली मेंबर थे, तो उन्होंने 4 बंदों को 2 साल का टीआरसी दे दिया और उनकी एक बेटी को 1 साल का टीआरसी दे दिया। अब ये उनकी तरफ से एरर था या उन्होंने जान के करा, ये हमें नहीं पता, बट ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा कि इमिग्रेशन जो है वो इस तरह भी करती है कि किसी फैमिली मेम्बर्स को 2 साल का दे देती है, किसी को 6 महीने का दे देती है, किसी को 1 साल का दे देती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप 2 साल का अप्लाई करते हैं तो वो पूरे 2 साल का भी देते हैं। जैसे मैंने अपनी फैमिली का भी रिसेंटली अप्लाई किया था, जनवरी में मेरा भी किन्ने एक्सपायर हो रहा था, तो मेरी पूरी फैमिली को अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल का मिल गया। तो ये इमिग्रेशन वालों का फाइनल डिसीजन होता है कि वो आपको 2 साल का देंगे, 1 साल का देंगे, 6 महीने का देंगे, मगर आप केस बना सकते हैं। अगर आपके पास इतनी मतलब बर्दाश्त है कि आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं उसके अंदर। बहुत सारे लोगों के सवाल ये भी आ रहे थे कि अगर हमने 2 साल का टीआरसी अप्लाई करा है और हमें 1 साल का टीआरसी मिला है, तो हमारी इंश्योरेंस और हमारा जो टैक्स हमने एक्स्ट्रा पे किया है, तो वो कैसे रिफंड किया जाए। तो उसके लिए ये है कि देखिए, इंश्योरेंस तो आपकी नेक्स्ट ईयर भी काम में आ जाती है। आप अगले साल जब टीआरसी दोबारा अप्लाई करेंगे तो आप उसमें वो पुरानी वाली इंश्योरेंस ही लगा लें, तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट पूरी दुनिया में बढ़ ही रहा है। तो आगे 1 साल के बाद होप्स हो कि आपकी इंश्योरेंस जो अभी आपको मिसाल के तौर पे अगर 1500 लीरा की बनी है, तो 1 साल बाद वो 3000 लीरा की बनेगी, तो वो इंश्योरेंस तो आपको नुकसान नहीं देगी। बाकी लोगों का ये भी सवाल था कि अगर हमने 2 साल की टीआरसी अप्लाई करी है और हमारा टैक्स जो है वो 2 साल का गया, मगर हमें टीआरसी 1 साल की मिली, तो वो टैक्स हम कैसे रिफंड करें। तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप अपनी सिर्फ टीआरसी के टैक्स की बात नहीं है, आप किसी भी किस्म का टैक्स, जैसे मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे अप्लाई किया था, तो मैंने गलत टैक्स, ज़्यादा टैक्स पे कर दिया था गवर्नमेंट को, तो वो टैक्स मैं कैसे रिटर्न ले सकता हूँ, या जो भी टैक्स जो गवर्नमेंट को आप दे देते हैं वो आप कैसे रिटर्न ले सकते हैं गवर्नमेंट से, उस पर मैं एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह, वो मेरे जहन में है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा लोगों का सवाल आता है कि हम अपने पैसे कैसे रिफंड करवा सकते हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे इसकी मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है वो आपको फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। बाकी अगर आप लोगों के पास कोई टॉपिक है, आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं वीडियो बनाऊंगा और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो वो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में लिखें वो टॉपिक्स, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और बस मुझे थोड़ी सी आप लोगों की मोटिवेशन चाहिए कि आप लोग मेरे चैनल को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स जो है मुझे पास करते रहा करें, अच्छे बुरे जो भी आपके हैं, ताकि मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं कोशिश करूं कि और अपनी इंफॉर्मेशन को और अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकूं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।